हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एडवांस अकाउंट्स में बहुत सारे चैप्टर हम लोग ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, जिनके लेक्चर्स भी मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किए हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन, ये मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मैं ऑलरेडी रिवाइज करा के यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई, तो आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। और ऐसा ही एक और चैप्टर है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स या 8 मार्क्स का इंपॉर्टेंस रखता है। डिपेंड करता है कि कितने टाइम का क्वेश्चन, कितने लेंथ का क्वेश्चन आता है उसके ऊपर। तो चैप्टर का नाम है बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो जैसा आप लोग समझते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 में सारी कंपनीज के लिए क्या है, फाइनल अकाउंट का एक फॉर्मेट है, पर वो फॉर्मेट जो है वो बैंकिंग कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। तो बैंकिंग कंपनी का जो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट है वो बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग फ्रेम किया हुआ है। तो अपने को यही देखना है कि बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बैंकिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट फॉर्मेट क्या है। तो वैसे तो चैप्टर में फाइनल अकाउंट बनाना है अपने को, पर फाइनल अकाउंट पे पहुंचने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो फाइनल अकाउंट्स बनाते समय बहुत काम आते हैं। तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे अपने को क्या करना है, डिस्कस करना है, जो कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स में से 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। और अगर फाइनल अकाउंट्स की बात करें, पीएनएल या बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है, तो 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो एज यू नो ये चैप्टर उनको समझ में आने वाला है जिन्होंने एक बार पहले पढ़ा हुआ है। तो जस्ट फॉर रिकॉल, ये सिर्फ एक रिकॉल करने के लिए मैं रिवीजन लेक्चर बना रहा हूँ, ताकि आप इसको देखें तो आपको पढ़ा हुआ क्लास में याद आ जाए। ठीक है, तो टॉपिक 2 भी डिस्कस में बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग कंपनी का काम क्या होता है। बैंकिंग कंपनी का काम होता है पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उनको पब्लिक में वापस लोन्स एंड एडवांसेस में की तरह क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बैंकिंग कंपनी का मेजर काम पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना है, जिसपे बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। तो उस केस में जो इंटरेस्ट डिपॉजिट्स पे दिया है वो बैंक के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और जो पैसा पब्लिक से डिपॉजिट में आया उसी अमाउंट को बैंक यूज करती है पब्लिक को लोन्स एंड एडवांसेस देने में, जिस पे हायर रेट से कंपैरेटिवली क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम भी है और बैंकों के लिए इनकम क्या है, एक्सपेंस भी है। इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे काम करते हैं, बिल डिस्काउंटिंग का काम करते हैं। तो जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब आप चैप्टर पढ़ते हो 12th में या फाउंडेशन में 11th में, तो जैसे हम बोलते हैं ना, हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो उसकी एंट्री अभी तक हमने अपनी बुक में देखी। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को वो एंट्री देखनी है। तो टॉपिक 2 भी डिस्कस में अगर मैं बात करूं कि क्या क्या छोटे छोटे टॉपिक्स अपने को डिस्कस करना है, तो सबसे पहले अपने को बात करनी है अकाउंटिंग फॉर बिल डिस्काउंटेड, कि जब बैंक हमारे बिल्स को डिस्काउंट करता है तो बैंक क्या एंट्री करता है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो बैंक जो पैसा सरप्लस फंड है जिसको लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, तो उसका वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है वो अपने को देखना है। थर्ड, एसेट्स क्लासिफिकेशन फॉर इनकम रिकॉग्नाइजेशन। इनकम रिकॉग्नाइज करने के लिए एसेट्स को, मतलब लोन्स एंड एडवांसेस को कैसे कैटेगराइज करते हैं। फिर इनकम रिकॉग्नाइजेशन का रूल क्या है। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है। अकाउंटिंग फॉर बिल डिस्काउंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन रूल, फिर एसेट्स क्लासिफिकेशन फॉर इनकम रिकॉग्नाइजेशन, फिर इनकम रिकॉग्नाइजेशन का रूल क्या है, फिर एसेट्स क्लासिफिकेशन फॉर पीबीडी, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, है ना। फिर उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब पीबीडी हम लोग कैसे बनाते हैं जनरली लोन्स एंड एडवांसेस पे, वो अपने को देखना है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ऑन लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड बाय ईसीजीसी और डीआईसीजीसी। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग फॉर बिल डिस्काउंट पे क्वेश्चन बनता है ना। उसके बाद में इनकम रिकॉग्नाइजेशन पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में पीबीडी ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, पीबीडी ऑन लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड अगेंस्ट ईसीजीसी और डीआईजीसी, ये बनता है। फिर उसके बाद में अकाउंटिंग फॉर एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। उसके बाद में अकाउंटिंग फॉर बिल फॉर कलेक्शन, चेक फॉर कलेक्शन होता है वैसे अकाउंटिंग फॉर बिल फॉर कलेक्शन। उसके बाद में बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट लेंगे। और सबसे लास्ट में, ये अभी बहुत ट्रेंडिंग है,
मतलब अभी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कार, ठीक है। तो टोटल मिला के 11 पॉइंट्स हैं और ये 11 पॉइंट्स मिला के जो है वो अपना क्या होता है, चैप्टर बनता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें अकाउंटिंग फॉर बिल डिस्काउंटेड, अकाउंटिंग फॉर बिल डिस्काउंटेड, तो जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा है ना कि हम बैंक से बिल डिस्काउंट कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, बिल बैंक को दे देते हैं। तो हम लोग अपनी बुक में एंट्री क्या करते हैं एज ए बिजनेसमैन, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जो हमारे लिए एक्सपेंस है टू बीआर, क्योंकि हमारे पास से बिल क्या हो रहा है, जा रहा है, वो ही बिल बैंक को रिसीव होता है और बैंक उसमें से डिस्काउंट डिडक्ट करके बाकी अमाउंट कस्टमर या क्लाइंट के अकाउंट में क्या करता है, क्रेडिट कर देता है। तो इसमें सबसे पहले एंट्री होती है जब बैंक को बिल रिसीव होता है और बैंक उस बिल को क्या करता है, डिस्काउंट करता है। क्योंकि बैंक को बिल रिसीव हो रहा है तो बीआर अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग एंट्री क्या करते हैं, अगर आपको दिख रहा हो, हाँ, बीआर अकाउंट डेबिट करने के बजाय यहां पे वर्ड यूज किया जाता है। कौन सा अकाउंट हम लोग यूज करते हैं, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट। क्या यूज करते हैं हम लोग, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल जो बैंक के लिए क्या है, इनकम है, और टू कस्टमर अकाउंट। जैसे अगर मान लो 10,000 का बिल है, उस पे 100 रुपीज़ का क्या है, डिस्काउंट है, या 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो 9000 बैंक क्या करेगा, कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, क्रेडिट कर देगा। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग फॉर बिल डिस्काउंट, तो अकाउंटिंग फॉर बिल डिस्काउंट के लिए क्या एंट्री हुई, अकाउंटिंग फॉर बिल डिस्काउंट के लिए एंट्री क्या हुई, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट विद बिल अमाउंट टू डिस्काउंट रिसीव इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रही है, और टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे मान लो ये अकाउंटिंग ईयर है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को ओवर होता है। ठीक है, एक बिल हम लोगों ने 1 जून को डिस्काउंट किया जो 3 मंथ का है ना, 1 जून को हम लोगों ने बिल डिस्काउंट किया जो 3 मंथ का है। तो ये मैच्योर कब होता है, 1 सितंबर को। तो 1 जून को जब आप ये एंट्री करोगे, बिल परचेज एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट टू कस्टमर अकाउंट, तो ये जो डिस्काउंट आप क्रेडिट कर रहे हो वो कितने मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है। और ये जो 3 मंथ्स का पीरियड है ना, ये इसी अकाउंटिंग ईयर में। तो क्या होता है, प्रॉब्लम तब नहीं होती है जब जिस ईयर में बिल डिस्काउंट किया उसी ईयर में वो उसका पीरियड क्या हो, एक्सपायर हो रहा हो। प्रॉब्लम तब होती है कि हम लोगों ने बिल डिस्काउंट तो इस ईयर में किया, पर उसका जो एक्सपायरी पीरियड है, उसका जो पीरियड है वो खत्म कब हो रहा है, नेक्स्ट ईयर में। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये अपना एक अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब क्या हुआ कि 1 फैब को आपने बिल डिस्काउंट किया, 1 फैब को बैंक ने क्या किया, बिल डिस्काउंट किया जो 3 मंथ का है। तो अगर मैं डेज ऑफ ग्रेस इग्नोर कर दूं तो फरवरी मार्च 1 फैब से काउंट करोगे ना, तो 1 मार्च, 1 अप्रैल और 1 मई। अब ये बिल का जो पीरियड एक्सपायर होता है वो कब होता है, 1 मई को होता है। ठीक है ना, कितने मंथ्स का है पता है, 3 मंथ्स का। 2 मंथ तो इस ईयर का और 1 मंथ क्या है, नेक्स्ट ईयर का है। तो समझो इस चीज को, इससे जस्ट पहले वाले एग्जांपल में क्या था, जिस ईयर में बिल डिस्काउंट किया उसी ईयर में उसका पीरियड भी एक्सपायर हुआ। तो जितना भी डिस्काउंट एज ए इनकम है वो क्या है, सेम अकाउंटिंग ईयर की इनकम है, कोई एडजस्टमेंट देने की जरूरत नहीं है। पर सोचो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च हमारा अकाउंटिंग ईयर है, हमने एक बिल डिस्काउंट किया 1 फैब को जो 3 मंथ का है। तो ये वाली जो एंट्री होगी ना हमारी, ये वाली एंट्री जो होगी वो कब होगी, 1 फैब को होगी। और जो डिस्काउंट अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे वो कितने मंथ का डिस्काउंट क्रेडिट करोगे, 3 मंथ का। जबकि इस ईयर के रिगार्डिंग अगर बात की जाए, तो इस ईयर के रिगार्डिंग अगर बात करें तो सिर्फ 2 मंथ ही इस ईयर से रिलेटेड है। जो 1 मंथ है ना, जो 1 मंथ है ना बेटा, ये 1 मंथ तो नेक्स्ट ईयर का है। तो 3 मंथ में से 2 मंथ इस ईयर को बिलोंग करते हैं और 1 मंथ नेक्स्ट मंथ को बिलोंग करता है। तो 3 महीने की जो आपने इनकम यहां पे क्रेडिट की है उसमें से सिर्फ 2 मंथ की इनकम इस ईयर को बिलोंग करती है।
1 मंथ की इनकम नेक्स्ट ईयर की है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक तरह से ये क्या हो गया पता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 मंथ में से 1 मंथ जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, डिस्काउंट फॉर अनएक्सपायर पीरियड, वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो उसको आपको नेक्स्ट ईयर क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ईयर एंड पे अपने को ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना पीरियड ऐसा है जो एक्सपायर नहीं हुआ है। ईयर एंड पे अपने को ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना पीरियड ऐसा है जो एक्सपायर नहीं हुआ पर उसका इंटरेस्ट हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, विच इज नोन एज डिस्काउंट फॉर अनएक्सपायर पीरियड, और उसको इस चैप्टर में हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। तो आपने जो समझदार है, सोचो आपने यहां जो इनकम क्रेडिट की वो कितने मंथ्स की है, 3 मंथ्स की है, जबकि अपने को इसमें से सिर्फ कितना क्रेडिट रखना है, 2 मंथ का ही इनकम क्रेडिट रखना है, क्योंकि इस ईयर से रिलेटेड सिर्फ 2 मंथ का इनकम है। तो 1 मंथ का इनकम अपने को क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो अपने को प्रोविजन बनाना पड़ेगा एडवांस इनकम के लिए। बाकी तो एंट्री ऐसे होती है, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। और यहां पे क्या होता है, देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर डिस्काउंट, क्या लिखा है देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर डिस्काउंट ऑन अनएक्सपायर्ड पीरियड, अनएक्सपायर्ड, तो 31 मार्च को ईयर एंड को कौन सा पीरियड अनएक्सपायर्ड होगा, जो 31 मार्च के बाद का है, मतलब नेक्स्ट ईयर का हो। तो आपको उसके लिए एंट्री करनी पड़ती है, क्या एंट्री होती है पता है, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहले क्रेडिट किया था अब कम करना है, तो डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। और ये बैलेंस शीट में क्या होता है, लायबिलिटी साइड में आता है। समझ में आया? ये एंट्री नेक्स्ट ईयर जाके क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो दिस एंट्री विल बी रिवर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर आप रिवर्स करोगे तो क्या होगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये एंट्री क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। तो हुआ क्या, आपने ये क्रेडिट किया, फिर उसमें से आपने इसको क्या किया, डेबिट कर दिया, तो उससे करंट ईयर की इनकम आपकी क्या होती है, कम हो जाती है। तो क्लोजिंग रिबेट मतलब इस ईयर की वो इनकम जो रिसीव तो इस ईयर में हुई पर वो बिलोंग नेक्स्ट ईयर में होती है, तो वो हम लोग यहां से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और वो नेक्स्ट ईयर की डिस्काउंट में क्या होती है, ऐड हो जाती है। समझ में आया? और फिर डिस्काउंट एज ए इनकम क्या होता है, पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ डिस्काउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो आप एंट्री सोच सकते हो, डिस्काउंट एंड बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ठीक है, तो यहां पे अगर बात की जाए तो किसी भी पर्टिकुलर ईयर में से 4 एंट्रीज होती है। सबसे पहले ओपनिंग रिबेट, तो जो लास्ट ईयर में क्लोजिंग रिबेट की एंट्री हुई है वो इस ईयर में आके रिवर्स होती है। तो लास्ट ईयर में एंट्री हुई थी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, तो यहां पे एंट्री क्या हो जाती है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। ठीक है, फिर करंट ईयर में जो बिल क्या हुए, डिस्काउंट हुए, तो करंट ईयर में जो भी बिल डिस्काउंट करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे, बिल परचेज एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, फिर ईयर एंड पे जो डिस्काउंट आपने करंट ईयर में रिसीव हुआ पर वो जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या एंट्री करते हैं, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। तो हो क्या रहा है पता है, देखो, डिस्काउंट इनकम है, तो करंट ईयर में जो डिस्काउंट आपने रिसीव किया उसमें ओपनिंग रिबेट वाला डिस्काउंट क्या होगा, ऐड होगा, और क्लोजिंग रिबेट वाला जो डिस्काउंट है वो इसमें से अपने को क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। डिस्काउंट क्रेडिट है ना, तो डिस्काउंट में जो क्रेडिट हो रहा है वो ऐड होगा, जो डेबिट होगा वो लेस होगा। तो कभी भी तुमको ये बोले कि करंट ईयर की डिस्काउंट इनकम निकालो, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाते समय भी अपने को करंट ईयर की डिस्काउंट इनकम निकालनी पड़ती है, तो मैं क्या बोलूंगा, तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ट्रांसफर टू पीएनएल, तो डिस्काउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है ना, प्लस ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम है,
जो लास्ट ईयर में रिसीव हुई, और माइनस क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर के डिस्काउंट में एडेड है पर करंट ईयर की इनकम नहीं है। तो डिस्काउंट इनकम फॉर द पीरियड कैलकुलेट करना हो तो डिस्काउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ओके, प्लस ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट और माइनस क्या करना है, क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। तो आपको क्या होता है, ऐसा रिबेट ऑन बिल, ऐसा कभी कभी अकाउंट बनाने को बोल देते हैं। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट जो है ना, वो क्या है पता है, वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, जिसको नॉर्मल अकाउंटिंग में अपन बोलते हैं ना इनकम, जिसको नॉर्मल अकाउंटिंग में अपन बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, इसका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कभी तुमको बोला जाए कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट बनाओ, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये तुम्हारा बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो क्या है, ओपनिंग रिबेट है। ये तुम्हारा क्या है, ओपनिंग रिबेट है। फिर करंट ईयर का जो भी तुमको डिस्काउंट, अच्छा ये ओपनिंग रिबेट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, लास्ट ईयर का इस ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड हो गया, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। फिर लास्ट ईयर का जो रिबेट होता है वो करंट ईयर में आके क्या होता है, रिवर्स होता है। तो जब करंट ईयर लास्ट ईयर एंट्री क्या हुई होगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, वो एंट्री करंट ईयर में क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो जब रिवर्स होती है तो एंट्री होती है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, तो होता क्या है कि ये जो ओपनिंग रिबेट है ना, मान लो जैसे 100 है, तो ये ओपनिंग रिबेट यहां से क्या होती है पता है, डिस्काउंट अकाउंट में चली जाती है। ये ओपनिंग रिबेट यहां से क्या होता है, डिस्काउंट अकाउंट में आ जाती है। फिर क्या होता है, ईयर एंड पे एंट्री होती है, वापस ईयर एंड पे जो क्लोजिंग रिबेट की एंट्री करते हैं तो एंट्री होती है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। तो ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है, और ये एज ए क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो सीधा सिस्टम है, जो ओपनिंग बैलेंस है ना वो यहां से क्या होता है, डिस्काउंट अकाउंट में चला जाता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, क्लोजिंग बैलेंस वो डिस्काउंट अकाउंट से आके क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट है। और डिस्काउंट अकाउंट की बात करें तो अपन ने क्या बोला था, डिस्काउंट अकाउंट में ओपनिंग रिबेट की एंट्री होती है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, वो यहां पे क्रेडिट होता है। करेंट ईयर का जब डिस्काउंट करते हैं तो बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू कस्टमर। करेंट ईयर में जब बिल डिस्काउंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होता है, तो ये करंट ईयर का डिस्काउंट हो गया। तो ये ओपनिंग रिबेट हो गया, ये करंट ईयर का डिस्काउंट हो गया, और इसमें से क्लोजिंग रिबेट क्या होती है, माइनस होती है। तो क्लोजिंग रिबेट के लिए अपन एंट्री क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, और फाइनली यहां से जो बैलेंस बचता है वो कहां ट्रांसफर हो जाता है, पीएनएल में। तो नॉर्मल है ओपनिंग प्लस करंट ईयर का डिस्काउंट माइनस क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ये इनकम टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल है। तो बहुत सी बार क्वेश्चन में आपको ऐसा अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो रिबेट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ढंग से देखना, ठीक है। उसके बाद कभी कभी आपको क्या करना होता है, रिबेट का अमाउंट नहीं दिया होता है तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का अमाउंट निकालना पड़ता है क्लोजिंग। तो जैसे मैंने बोला ना कि आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो आप एज ऑन 31 मार्च देख लो कि हम लोगों ने कौन कौन से बिल डिस्काउंट किए जिनका पीरियड ईयर एंड के आगे जा रहा है। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, रिबेट फॉर डिस्काउंट जो अपन निकाल रहे हैं क्या होता है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, डिस्काउंट फॉर अनएक्सपायर पीरियड। तो उसके लिए क्या होता है, आपको बिल अमाउंट लेना पड़ता है, ठीक है, रेट क्वेश्चन में दी होती है, और आपको पीरियड लेना पड़ता है, रिबेट मतलब इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो बिल अमाउंट क्वेश्चन में दिया होता है, रेट आपको दिए। पीरियड का मतलब क्या होता है, पीरियड का मतलब होता है फ्रॉम ईयर एंड टू, फ्रॉम ईयर एंड टू ड्यू डेट ऑफ बिल। जैसे अगर आपका ईयर एंड 31 मार्च है और किसी बिल का ड्यू डेट 15 अप्रैल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 दिन का जो डिस्काउंट है वो करंट ईयर में रिसीव हो गया पर वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। तो इस तरह से बिल अमाउंट पे रेट अप्लाई करके पीरियड लेके आपको क्या होता है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट निकालना पड़ता है।
तो हमेशा पक्का है। जब भी इंटरेस्ट निकालते हो तो तीन चीजें अपने को चाहिए, अमाउंट, रेट और पीरियड। तो अमाउंट में क्या लेना है, बिल अमाउंट लेना है, रेट क्वेश्चन में दी हुई होती है और पीरियड लेना है ईयर एंड से ड्यू डेट तक का। उस पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना, वही आपके लिए क्या है, क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखना बच्चों। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट से रिलेटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट से रिलेटेड बात करें तो ओवरऑल 4 एंट्रीज है। सबसे पहले बिगनिंग में लास्ट ईयर का जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट है वो करंट ईयर में आके क्या होता है, रिवर्स हो जाता है ना। तो हम लोग ऐसा सोचो लास्ट ईयर में एंट्री क्या की होगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, है ना। तो सबसे पहले करंट ईयर में वो एंट्री आके क्या होती है, रिवर्स होती है। और जब आप रिवर्स करोगे तो एंट्री क्या होगी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। फिर करंट ईयर में जो भी बिल डिस्काउंट होंगे उनके लिए एंट्री होती है बिल परचेज एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू कस्टमर अकाउंट। और फिर ईयर एंड पे जो एडवांस डिस्काउंट आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री होती है। और उसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री क्या करते हैं, डिस्काउंट, इनकम कम करनी है ना, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। और फिर जो डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस है, डिस्काउंट अकाउंट का जो बैलेंस है सॉरी, वो क्या होगा, पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा एज ए इनकम। तो एंट्री होती है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ठीक है, उसके बाद जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो ना तो अपने को इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यूड करना पड़ता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग किस पे लेते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन रूल जो है ये अपने काम आता है जब हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब काम आएगा ये। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये हमेशा वैल्यूड किस पे होते हैं, कॉस्ट पे होते हैं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, बेचने के लिए, खरीदने के लिए जो है। तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। दीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। समझ में आया? तो ये काम आएगा जब आप क्या करोगे, फाइनल अकाउंट बनाओगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एसेट्स क्लासिफिकेशन फॉर इनकम रिकॉग्नाइजेशन। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंट्स में अकाउंटिंग के दो तरीके हैं, एक होता है कैश कॉन्सेप्ट और एक होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैश कॉन्सेप्ट में कोई भी इनकम तभी रिकॉर्ड होती है जब वो रिसीव हो जाती है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में हम लोग इनकम तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो हमको रिसीव करने का राइट मिल जाए, भले वो हमको रिसीव नहीं हुई हो। ठीक है, तो बैंकों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बैंक्स ने पब्लिक को लोन दिया, अब वो लोन पे इंटरेस्ट ड्यू हुए जा रहा है, ड्यू हुए जा रहा है, ड्यू हुए जा रहा है, लोन पे इंटरेस्ट ड्यू होते जा रहा है। और बैंक क्या कर रहे हैं, उसको इनकम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। फिर 2-3 साल बाद पता चलता है कि यार ये तो रिसीव ही नहीं हो रहा है, बेड डेट्स हो गया। तो इससे क्या हुआ कि तुमने पिछले 3-4 सालों में इनकम रिकॉर्ड की और उसको 5वें साल में जाके तुम क्या कर रहे हो, बेड डेट्स रिकॉर्ड करते हो। तो बैंकिंग कंपनी का सबसे बड़ा लोचा क्या है कि पब्लिक को लोन्स इन एडवांस दे तो दिया, पर पब्लिक उसका टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर रही है ना। तो इस केस में इनकम मतलब इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, उसको बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो एज यू नो कि इनकम रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम रिकॉग्नाइजेशन एसेट्स मतलब लोन्स एंड एडवांसेस आर क्लासिफाइड फॉलोइंग 2 पार्ट। हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको प्यार से आप क्या बोलते हो, एनपीए। तो परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जो अपनी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, वो क्या है, परफॉर्मिंग एसेट्स है। अच्छे क्लाइंट्स है जो टाइम टू टाइम अपनी इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या बोलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कि जो परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो टाइम टू टाइम जिन लोन्स एंड एडवांसेस पे आपको इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट मिल रहा है, उन पे जो इनकम है, मतलब इंटरेस्ट की जो इनकम है, वो आप क्या कर सकते हो, एक्रूअल बेस पे रिकॉर्ड कर सकते हो।
एक्रूअल बेस पे रिकॉर्ड करने का मतलब क्या हुआ, भले ही रिसीव नहीं हुई पर भी ड्यू बेसिस पे आप उसको इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर कोई एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग है, फील करो नॉन परफॉर्मिंग, जिसके इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का टाइम से पेमेंट हो ही नहीं रहा है, तो उस पे फालतू का इनकम रिकॉग्नाइज करके क्या फायदा, क्योंकि डाउट है कि वो रिसीव भी होगा या नहीं होगा। तो बैंकिंग रेगुलेशन क्या बोलता है कि अगर कोई एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर हो गई तो उस पे इनकम तभी, इनकम बोले तो इंटरेस्ट या डिस्काउंट जो भी है, तभी रिकॉर्ड करो जब वो कैश में क्या होता है, रिसीव होता है। और ये भी फाइनल अकाउंट बनाते समय बहुत काम आता है। समझ में आया? तो इनकम रिकॉग्नाइजेशन मतलब जो लोन्स एंड एडवांसेस पे इंटरेस्ट वगैरह ड्यू हो रहा है उसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, तो डिपेंड करता है कि आपकी एसेट्स परफॉर्मिंग एसेट्स है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। तो जो परफॉर्मिंग एसेट्स है, टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, उन पे आप ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन जो नॉन परफॉर्मिंग है उस पे क्या करना है, कैश बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेट्स क्लासिफिकेशन फॉर पीबीडी। बैंकों का सबसे बड़ा लफड़ा क्या है, सबसे बड़ा लोचा क्या है कि बैंक लोन्स एंड एडवांसेस तो दे देते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे जो इंस्टॉलमेंट का टाइम टू टाइम पेमेंट करते ही नहीं है। तो बैंक को लगने लग जाता है कि यार अब तो पैसा नहीं आएगा या आने के चांस कम है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या बोलता है कि आप ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस पे क्या करो, प्रोविजन फॉर बेडर्स बना दो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग से। तो मतलब फ्यूचर में अगर कोई लॉस एक्सपेक्टेड है तो उसको पहले ही करंट ईयर में आप क्या करो, प्रॉफिट से प्रोवाइड कर लो। तो पीबीडी के लिए क्या बोलते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविजन फॉर बेड डेट, जितनी भी एसेट्स है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, स्टैंडर्ड एसेट्स विच इज ऑल्सो नोन एज परफॉर्मिंग एसेट्स। पीबीडी बनाने के लिए किस पे कितना प्रोविजन बनाना है उसके लिए हम लोग एसेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है। परफॉर्मिंग एसेट्स इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड एसेट्स। अब परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, जो नॉन परफॉर्मिंग नहीं है वो परफॉर्मिंग है, मतलब जो टाइम टू टाइम अपनी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट के पेमेंट कर रही है वो सब आपके लिए क्या है, परफॉर्मिंग एसेट्स है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, वो अलग अलग लोन्स एंड एडवांसेस के केस में अलग अलग है। तो जैसे सबसे पहले बात करें बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड कब नॉन परफॉर्मिंग होगा, तो ईयर एंड पे, ईयर एंड पे, ईयर एंड पे, ईयर एंड पे किसी भी बिल परचेज्ड पर को ड्यू हुए अगर 90 डेज से ज्यादा हो जाते हैं और उसका पेमेंट नहीं आया तो वो एसेट्स ईयर एंड पे क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर हो जाता है। तो इट बिकम्स एनपीए इफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 90 डेज एज ऑन ईयर एंड डेट। तो ईयर एंड डेट पे, ईयर एंड डेट पे किसी भी बिल की ड्यू डेट निकले हुए 90 डेज से ज्यादा हो गए और उसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ तो ईयर एंड पे उसको नॉन परफॉर्मिंग घोषित कर दिया जाता है। तो बिल परचेज एंड डिस्काउंट के इसमें कितना है, 90 डेज है। इन केस ऑफ टर्म लोन ईयर एंड पे, नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर ही ईयर एंड पे होता है, तो ईयर एंड पे किसी टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट को ड्यू हुए 90 दिन से ज्यादा हो जाए, समझ में आ रहा है, 90 डेज से ज्यादा हो जाए तो फिर ईयर एंड पे उसको भी नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर कर देते हैं। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी पूछा जा सकता है और ये ऑडिट में भी काम आता है। तो कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ईयर एंड पे कोई कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर रहता है और आउट ऑफ ऑर्डर हुए हुए उसको 90 डेज से ज्यादा हो जाते हैं तो वो कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है ना। वेट,
हेलो। हाँ बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट को कब नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर किया जाता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए और ईयर एंड पे उसको आउट ऑफ ऑर्डर हुए 90 डेज से एक्सीड कर जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट क्या है आपके लिए, नॉन परफॉर्मिंग। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो है ना, वो दो कंडीशन में आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है। पहला तो ये कि जो आपकी सैंक्शन लिमिट है, जैसे 1 लाख का ओवरड्राफ्ट सैंक्शन है, आप 95 ऑलरेडी ओवरड्रॉन कर चुके हो, फिर बैंक ने उस पर क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, और इंटरेस्ट चार्ज किया तो 1 लाख से क्या हुआ, एक्सीड कर गया। तो अगर ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट है, वो लिमिट अगर एक्सीड कर जाती है और उसको एक्सीड किए हुए 90 डेज से ज्यादा हो गए, तो हम लोग बोलते हैं कि वो आउट ऑफ ऑर्डर मोर देन 90 डेज है। या बैंक ने जितना इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डेबिट किया, बैंक ने जितना इंटरेस्ट, जैसे 1 लाख का ओवरड्राफ्ट लिमिट है ना, 1 लाख का लिमिट है, आपने 50,000 ओवरड्रॉन कर रखा है, उस पर बैंक ने 5,000 का क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया। तो 90 डेज के अंदर अंदर वो 5,000 के इंटरेस्ट के बराबर आपके अकाउंट में क्या होना चाहिए, क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो आपकी ओवरड्रॉन, आपका जो ओवरड्राफ्ट है वो लिमिट से कम है, पर बैंक ने जितना इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डेबिट किया, उतना ही इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्या होना चाहिए, क्रेडिट हो जाना चाहिए। और अगर वो क्रेडिट नहीं होता है, तो जितना बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, अगर उतना क्रेडिट नहीं होता है और ऐसा हुए हुए 90 डेज से ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब आपका अकाउंट क्या हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। समझ में आया? तो ये कैश क्रेडिट के केस में होता है। उसके बाद में एग्रीकल्चर एडवांस। तो जनरली क्या होता है कि एग्रीकल्चर एडवांस में नॉन परफॉर्मिंग के लिए कंडीशन क्या है, अलग है। तो एग्रीकल्चर एडवांस में क्या बोला कि अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए लोन दिया है, बैंक ने किसी शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए क्या किया, लोन दिया, तो वो लोन कब नॉन परफॉर्मिंग होगा, अगर 2 हार्वेस्ट सीजन, मतलब 2 क्रॉप सीजन निकलने के बाद भी पेमेंट नहीं होता है, तो फिर वो ईयर एंड पे क्या होता है, तुम्हारा नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है। और अगर मान लो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, तो 1 क्रॉप सीजन निकलने के बाद भी पेमेंट नहीं होता है, तो वो क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है। तो हालांकि ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, तो ये तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने भी नॉन परफॉर्मिंग है वो सब ईयर एंड पे आइडेंटिफाई होते हैं। तो अगर मान लो किसी की लोन की इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट 1 जून है, अब 1 जून है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 महीने निकल गए, फिर भी पेमेंट नहीं हुआ, तो ये तो मोर देन 90 डेज हो गया। पर अगर मार्च में आके आप जितने भी आपके ड्यूज हैं उनका पेमेंट कर देते हो, तो 31 मार्च को आपका अकाउंट परफॉर्मिंग हो जाएगा। तो ईयर एंड की पोजीशन देखी जाती है। दूसरा, उसके बाद में हम लोग जब भी नॉन परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग डिसाइड करते हैं, तो हम लोग इससे कोई लेना देना नहीं कि वो सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है। मतलब 1 लाख का लोन दे रखा है, उसके अगेंस्ट में 1 करोड़ की सिक्योरिटी अवेलेबल है, लेकिन अगर उस पर इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट ड्यू हुए 90 डेज से ज्यादा हो जाएंगे, तो भी वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा। इट डजंट मैटर कि वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, भले 100% सिक्योर्ड है तो भी वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। और हमेशा परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग जो है वो बोरोवर वाइज होता है। मतलब एक बोरोवर को हमने 5 लोन दे रखे हैं, उसमें से एक भी लोन अगर नॉन परफॉर्मिंग हो गया, तो पांचों के पांचों उसके लोन क्या होंगे, नॉन परफॉर्मिंग हो जाएंगे। समझ में आया? अब ये जो अपन ने बात की, ये थ्योरेटिकल है, इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, जनरली ऐसा बोलते हैं कि ईयर एंड पे ही नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर होता है, और ईयर एंड पे किसी लोन से या एडवांस का इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट ड्यू हुए 90 डेज से एक्सीड कर जाए और पेमेंट नहीं हो ईयर एंड डेट तक, तो फिर वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है। ठीक है, अभी पीबीडी बनाने के लिए एसेट्स का क्लासिफिकेशन जो है वो 4 पार्ट में होता है। तो सबसे पहले होता है परफॉर्मिंग एसेट्स, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड एसेट्स। सेकेंड होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो जो परफॉर्मिंग नहीं है वो नॉन परफॉर्मिंग है। फिर नॉन परफॉर्मिंग के अंदर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं पीबीडी बनाने के लिए। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सुन रहे हो, डाउटफुल एसेट्स और लॉस्ट एसेट्स। तो अगर यूं देखा जाए
तो पीबीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस. फर्स्ट क्या है? स्टैंडर्ड एसेट्स. सेकंड क्या है? सब स्टैंडर्ड एसेट. थर्ड क्या है? डाउटफुल एसेट्स. और फोर्थ क्या है? लॉस्ट एसेट्स. स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, फिर डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स. पीबीडी के लिए लोन्स एंड एडवांसेस को 4 कैटेगरीज में हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. कौन कौन सी 4 कैटेगरीज है? स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, फिर डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स. तो क्वेश्चन में ये 4 कैटेगरी आपको दी हुई होती है, आपको सिर्फ इस पे रेट अप्लाई करना पड़ता है. पर ठीक है, अगर अपन इनका मीनिंग देखें कि सर स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है, तो जितनी भी परफॉर्मिंग एसेट्स है जो टाइम टू टाइम अपनी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, वो सब परफॉर्मिंग एसेट्स है, विच इज नोन एज स्टैंडर्ड एसेट्स. ठीक है, तो क्या होता है स्टैंडर्ड एसेट? समझ गए? तो स्टैंडर्ड एसेट्स वही है जो परफॉर्मिंग है. अब सब स्टैंडर्ड एसेट्स की बात करते हैं. तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जिनको नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर हुए 12 महीने से ज्यादा नहीं हुआ है. मतलब कहानी सीधी इतनी सी है कि नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर होने के बाद फर्स्ट 12 मंथ तक उस एसेट्स को क्या बोला जाता है? सब स्टैंडर्ड एसेट्स. और 12 महीने तक भी अगर उसके ड्यूज के पेमेंट नहीं होते हैं तो नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर होने के 12 मंथ के बाद वो किस में चला जाता है? डाउटफुल में चला जाता है. फिर वो डाउटफुल कैटेगरी में कितने भी पीरियड तक रह सकता है. मतलब अगर 31 मार्च 21 को किसी एसेट्स को पहली बार नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर किया तो वो अगले साल 31 मार्च 22 तक क्या रहेगा? सब स्टैंडर्ड रहेगा. और फिर भी उसका पेमेंट नहीं होता है, फिर भी पेमेंट नहीं होता है, तो 31 मार्च 2012 के बाद वो क्या है? वो डाउटफुल हो गया. अब वो डाउटफुल 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, कितने भी ईयर्स के लिए वो क्या रह सकता है? डाउटफुल रह सकता है. और लॉस्ट एसेट्स का मतलब क्या होता है? जब ये कंफर्म हो जाए कि अब वो पैसा नहीं आएगा, तो जो बैंक का ऑडिटर है या आइडेंटिफाई हो जाए कि भैया पैसा नहीं आएगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लॉस एसेट. तो बहुत ईजी है. एक एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर होने के बाद 12 महीने तक जो है वो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहती है. फिर भी पेमेंट नहीं होता है तो फिर वो सब स्टैंडर्ड से क्या होती है? डाउटफुल में चली जाती है, जहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, कितने भी टाइम तक डाउटफुल हो सकती है. और लॉस्ट एसेट्स मतलब जो आइडेंटिफाई हो जाए कि अब पेमेंट नहीं आएगा, वो क्या है? लॉस एसेट्स है. ठीक है, अब इन पे प्रोविजन कैसे बनता है? तो उसके लिए अपने को क्या होगा पता है? पीबीडी की रेट्स पता होना बहुत जरूरी है. तो टाइम टू टाइम क्या होता है? ये रेट्स चेंज होती रहती है. टाइम टू टाइम ये जो रेट्स हैं वो चेंज होती रहती है, पर एट प्रेजेंट ये रेट्स हैं और इनको लर्न करना पड़ेगा. और आप जानते हो, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, एसेट्स की कैटेगरी, अमाउंट दिया हुआ होता है, उस पर सिर्फ आपको क्या होता है? रेट अप्लाई करना पड़ता है. तो ये टेबल हम लोग ले रहे हैं लोन्स एंड एडवांसेस जो क्या है? स्टैंडर्ड है, मतलब परफॉर्मिंग है. ठीक है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड दोनों पे जनरली रेट कितना है? 0.40% है. तो स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब परफॉर्मिंग एसेट, चाहे सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है, जनरली उस पे रेट कितना है? 0.40% का रेट है. 0.40, 40% मत लगा देना. ठीक है, जो नॉन परफॉर्मिंग है जिसकी 3 कैटेगरी है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस्ट. तो जो सब स्टैंडर्ड है, ढंग से देखो, सब स्टैंडर्ड के केस में क्या है? जो सिक्योर्ड है उस पर 15% है और जो अनसिक्योर्ड है उस पर 25% है. बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं, नहीं दिया हो कि कितना सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, तो बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं कि सिक्योर्ड है. ठीक है, तो सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड पे कितना है? सब स्टैंडर्ड में अगर मैं बात करूं तो सिक्योर्ड पोर्शन पे 15% है, अनसिक्योर्ड पे 25 है. और एक स्पेशल कैटेगरी है कि अगर कोई अनसिक्योर्ड पोर्शन है पर वो अगर क्या है? एस्क्रो अकाउंट से सिक्योर्ड है, तो उस पर जो रेट है वो कितनी है? 20% है. ठीक है, लर्न करना पड़ेगा. डाउटफुल है, डाउटफुल अगर अनसिक्योर्ड है तो 100% है. डाउटफुल अनसिक्योर्ड है तो 100% है. और जो डाउटफुल है तो उसके सिक्योर्ड पोर्शन पे क्या है? अप टू 1 ईयर 25%, अप टू 1 ईयर 1 साल तक. फिर ग्रेटर देन 1 ईयर 1 साल से ज्यादा, अप टू 3 ईयर जो है वो कितना है? सुन रहे हो? 1 साल से ज्यादा, 1 साल तक अगर डाउटफुल है तो 25% है. 1 साल से ज्यादा 3 साल तक अगर है,
मतलब जिसको 2 साल डाउटफुल हुए हुए हो गए या 3 साल डाउटफुल हुए उन पे 40% है, और जो मोर देन 3 ईयर डाउटफुल है उन पे कितना है, 100% है। तो ये टेबल अगर लर्न करोगे तो बेटर रहेगा। तो टेबल अपन ऐसा रिवाइज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड पे जनरली 0.40% है, स्टैंडर्ड पे, परफॉर्मिंग पे, नॉन परफॉर्मिंग में पहली कैटेगरी कौन सी है, सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड में जो सिक्योर्ड पोर्शन है उस पे 15% है, अनसिक्योर्ड पे कितना है, 25 है, सुन रहे हो। और जो अनसिक्योर्ड है पर जो एक्स्ट्रा अकाउंट से के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है तो उस पर रिस्क कम है, इसलिए उस पर 25 के बजाय कितना है, 20 है। डाउटफुल, अनसिक्योर्ड है 100%, सिक्योर्ड है अप टू 1 ईयर डाउटफुल, अप टू 1 ईयर हुआ है डाउटफुल तो कितना है, 25। 1 से ज्यादा अप टू 3 ईयर है तो कितना है, 40%, और 3 साल से ज्यादा है तो कितना है, 100% है। तो जनरली ये अपने पीवीडी के क्या रूल्स है। और आप सबको पता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन होता है जनरली तो अपने को क्या होता है, एसेट्स की कैटेगरी, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कितना है, उसका अमाउंट दिया होता है, सिर्फ अपने को रेट क्या होता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो अमाउंट इंटू रेट करोगे तो क्या होगा, पीबीडी का अमाउंट आ जाएगा। ओके, उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बात कर रहे हैं अपन अभी, अपन बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पीबीडी ऑन लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड बाय ईसीजीसी और डीआईसीजीसी। ईसीजीसी क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, और डीआईसीजीसी क्या है, डिपॉजिटरी इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ऐसा जनरल बोलूं तो ये क्या है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है। ये जो दोनों है ना, ये क्या है, ये गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन है। ईसीजीसी और डीआईसीजीसी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये क्या करते हैं, लोन्स दिलवाते हैं। तो ये लोन देते नहीं है, ये बैंकों को सिक्योरिटी देते हैं। मान लो कोई कौन है, एक्सपोर्टर है जिसके पास फंड नहीं है, वो बैंक से लोन लेने गया तो बैंक ने उसको क्या किया, मना कर दिया। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो वो एक्सपोर्टर चाहे तो ईसीजीसी या डीआईजीसी के थ्रू बैंक से क्या कर सकता है, लोन ले सकता है। तो लोन तो बैंक ही देंगे, पर ये दोनों जो कॉरपोरेशन है, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, ये बैंक को क्या करते हैं, गारंटी दे देते हैं उस एक्सपोर्टर के बिहाफ पे कि अगर एक्सपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक पेमेंट, ये दोनों क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो है वो बैंक को पेमेंट कर देंगे। तो इस केस में अपन क्या बोलते हैं कि आप लोन्स एंड एडवांसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, सिक्योर्ड पोर्शन और अनसिक्योर्ड पोर्शन। जैसे 100 करोड़ का लोन है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एज ऑन बैलेंस शीट डेट जो है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एज ऑन बैलेंस शीट डेट जो है वो 60 करोड़ का है। तो अनसिक्योर्ड कितना है, 40। मतलब आज भी अगर रिकवर करना चाहें तो 100 में से 60 तो हम लोग जो सिक्योरिटी अवेलेबल है उसको सेल करके रिकवर कर सकते हैं, नहीं जो रिकवर होगा वो 40 होगा। फिर इसमें से क्या करो, आप ईसीजीसी या डीआईसीजीसी कवर माइनस कर दो। अगर मान लो जैसे 50% कवर है तो 20 करोड़ वो दे देंगे, और अब जो आपका बैलेंस अनसिक्योर्ड बचा, वो कितना बचा, 20 करोड़ बचा। तो लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड बाय ईसीजीसी या डीआईसीजीसी के क्या हो गए, 3 पार्ट हो गए। सिक्योर्ड पोर्शन हो गया, फिर अनसिक्योर्ड के 2 पार्ट हो गए। तो अनसिक्योर्ड के 2 पार्ट में क्या हुआ, एक ईसीजीसी कवर हो गया और बाकी बैलेंस बचा हुआ अनसिक्योर्ड हो गया। तो बैंकिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इस पे पीबीडी बनेगा और इस पे पीबीडी बनेगा। तो इन दोनों पे आपको क्या करना है, पीबीडी बनाना है एज पर रूल। और जो अमाउंट ईसीजीसी या डीआईजीसी से कवर है, ईसीजीसी या डीआईसीजीसी से कवर है, उस पे कोई पीबीडी बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें कोई रिस्क है ही नहीं। तो इस तरह से क्या होता है, ये बनता है। तो देखो, लोन अमाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, सिक्योर्ड पोर्शन और अनसिक्योर्ड पोर्शन, ठीक है। फिर अनसिक्योर्ड पोर्शन पे देखो कवर्ड बाय ईसीजीसी और डीआईजीसी कितना है और बैलेंस अनसिक्योर्ड कितना है वो देख लो। और फिर जो आपका पीबीडी बनेगा, तो जो आपका सिक्योर्ड पोर्शन है और जो आपका
बैलेंस अनसिक्योर्ड पोर्शन है, इन दोनों पे क्या होगा, पीबीडी बनेगा। मेक प्रोविजन फॉर बेड डेट्स यूजिंग नॉर्मल रेट्स, जो भी नॉर्मल रेट्स है उन पे लेना पड़ेगा, और इस पे पीबीडी नहीं बनता है। जो अमाउंट ईसीजीसी या डीआईजीसी से कवर आ रहा है उस पे पीबीडी नहीं बनता है। समझ में आया? अब नो डाउट ये उन्हीं को समझ में आने वाला है जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, पर ठीक है। अकाउंटिंग फॉर एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। जैसे आपका कोई बैंक है और आपके बैंक में कोई क्लाइंट है, कस्टमर है, जो इसकी गुडविल बहुत अच्छी है। अब वो क्लाइंट जो है मिस्टर राम, वो किसी से क्रेडिट परचेज करने जाते हैं, पर सप्लायर उसको गुड सेल करने से क्या करता है, मना कर देता है, गुड सप्लाई करने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन की गुडविल जो है वो कम है। तो मिस्टर कौन था, राम, है ना। मिस्टर राम क्या करेगा, बैंक को अप्रोच करेगा, और बैंक क्या करेगी पता है, राम के बिहाफ पे एक्सेप्टेंस दे देगी सप्लायर को। और बैंक एक्सेप्टेंस में क्या लिख देगी कि अगर मिस्टर राम ने पेमेंट नहीं किया तो बैंक क्या करेगी, उस एक्सेप्टेंस का पेमेंट कर देगी। दिस इज नोन एज एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। तो बैंक ने क्या किया, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दिया। और अगर क्लाइंट पेमेंट कर दे तो ठीक है, और क्लाइंट पेमेंट नहीं करेगा तो क्या होगा, बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक तरफ से बैंक के लिए क्या है, एसेट्स है, और एक तरफ से बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज क्यों है, क्योंकि इस एक्सेप्टेंस का अगर क्लाइंट ने पेमेंट नहीं किया तो इसका पेमेंट बैंक को करना पड़ेगा। और एसेट्स क्यों है, क्योंकि वो अमाउंट जो है वो बैंक क्या कर सकता है, क्लाइंट के अकाउंट से रिकवर कर सकता है। समझ में आया? अरे समझ में आया। जनरली एक्सेप्टेंस देती तभी बैंक जब उस कस्टमर के अकाउंट में उतना बैलेंस अवेलेबल हो। अरे आया समझ में? तो इसकी अकाउंटिंग के लिए बैंक क्या करती है, दो अकाउंट मेंटेन करती है। कौन से दो अकाउंट मेंटेन करती है बैंक, बताओ फटाफट से सोचो। एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन एसेट्स अकाउंट, और एक होता है एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, अदर ऑब्लिगेशन लायबिलिटीज अकाउंट। ये दोनों कंट्रोल अकाउंट होते हैं। ठीक है, ये दो अकाउंट बैंक मेंटेन करती है। तो इसमें क्या होता है, जब बैंक एक्सेप्टेंस देती है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, तो बैंक एंट्री क्या करती है, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, अदर ऑब्लिगेशन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, अदर ऑब्लिगेशन लायबिलिटीज। अगर ड्यू डेट पे इस बिल का पेमेंट क्लाइंट कर दे तो बैंक इस एंट्री को क्या करती है, रिवर्स कर देती है। तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट करके एसेट्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। पर अगर क्लाइंट पेमेंट करने से मना कर दे, अगर क्लाइंट पेमेंट करने से मना कर दे तो बैंक क्या करेगी, कस्टमर के अकाउंट से पेमेंट कर देगी। तो बैंक एंट्री क्या करेगी, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो उस कस्टमर के अकाउंट से बैंक पेमेंट कर देगी, तो एंट्री हो जाएगी कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर ये तुम्हारा एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट तो हो ही गया। समझ में आया? इसी तरह से अकाउंटिंग फॉर बिल कलेक्शन। अकाउंटिंग फॉर बिल कलेक्शन में क्या होता है, बैंक अपने कस्टमर्स को फैसिलिटी देती है। बैंक अपने कस्टमर्स को क्या करती है, फैसिलिटी देती है। क्या फैसिलिटी देती है बैंक? बैंक अपने कस्टमर को फैसिलिटी देती है कि भैया अगर आपके पास कोई बिल है जिसकी ड्यू डेट आ रही हो, तो आप वो बिल हमको दे दो, हम वो बिल एक्सेप्टर से कलेक्ट करके आपको दे देंगे। दिस इज नोन एज बिल फॉर कलेक्शन। क्या बोला मैंने, बैंक अपने क्लाइंट्स या कस्टमर को क्या करती, फैसिलिटी देती है। तो बैंक अपने क्लाइंट या कस्टमर्स को फैसिलिटी देती है। क्या फैसिलिटी देती है कि भैया अगर आपके पास कोई बिल हो जिसकी ड्यू डेट आ रही हो, तो बिल की ड्यू डेट से पहले बिल हमको दे दो, हम उस एक्सेप्टर से बिल कलेक्ट करके आपको अमाउंट दे देंगे। दिस इज नोन एज बिल फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग के लिए भी क्या करता है बैंक, दो अकाउंट मेंटेन करता है, एक बिल फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट और एक बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटीज अकाउंट। तो जब बिल बैंक के पास कलेक्शन के लिए आता है, जब बिल बैंक के पास कलेक्शन के लिए आता है, तो बैंक एंट्री क्या करती है, बिल फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, फिर ऑन ड्यू डेट बैंक क्या करेगा, उस बिल को एक्सेप्टर को प्रेजेंट करेगा। और अगर एक्सेप्टर ने पेमेंट करने से मना कर दिया, बिल अगर डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है ना, अगर ये बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो बैंक उस एंट्री को रिवर्स कर देगा। तो पहले क्या हुआ था, एसेट्स अकाउंट डेबिट हुआ था, लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट हुआ था। अब क्या होगा,
लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एसेट्स अकाउंट वापस क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया? और अगर बिल कलेक्ट हो जाता है, अगर ड्यू डेट पे एक्सेप्टर उस बिल का पेमेंट कर दे, तो सबसे पहले बैंक क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कैश कलेक्ट करेगा और वो कस्टमर के अकाउंट में क्या करेगा, डिपॉजिट कर देगा। और फिर ये एंट्री क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, एसेट्स और लायबिलिटीज वापस क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एक दो बार कभी एग्जाम में पूछा हुआ है कि बिल फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट और बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटीज अकाउंट बनाओ। कैश रिजर्व रेशो, बेसिकली कैश रिजर्व रेशो कहां काम आता है? कैश रिजर्व रेशो मतलब हर बैंक के लिए जरूरी है कि वो बैंक अपनी जो डिमांड और टाइम लायबिलिटीज है, डिमांड और टाइम लायबिलिटीज मतलब जो पब्लिक के जो टोटल डिपॉजिट्स आपने एक्सेप्ट कर रखे हैं, उसका कम से कम 4% अमाउंट क्या होना चाहिए, आरबीआई के पास डिपॉजिट कराओ। मतलब अगर किसी बैंक के टोटल डिपॉजिट्स जो उसने पब्लिक से एक्सेप्ट कर रखे हैं वो 100 करोड़ हैं, तो 100 करोड़ का 4% मतलब 4 करोड़ जो है वो आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना है फॉर लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज नोन एज कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो इज 4%। अब ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, पर एट प्रेजेंट वी कैन से कि ये कितना है, 4% है। तो एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बैलेंस विथ आरबीआई कितना, 4% ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। मतलब इन शॉर्ट पब्लिक से जो डिपॉजिट्स ले रखे हैं उनका 4% आपका आरबीआई के पास डिपॉजिट होना चाहिए। इसका बैलेंस शीट बनाते समय इंपैक्ट आता है। तो जैसे मैंने बोला कि एक बैंक के टोटल डिपॉजिट्स 100 करोड़ हैं, एक बैंक के टोटल डिपॉजिट्स 100 करोड़ हैं, 100 करोड़ का 4% आरबीआई के पास होना चाहिए कितना, 4 करोड़। पर मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस विथ आरबीआई 3 करोड़, बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना है, 3 करोड़ है, और 100 करोड़ की जो डिपॉजिट्स हैं उनका 4% मतलब आरबीआई के पास कितना होना चाहिए, 4 करोड़ होना चाहिए। तो इस बैंक को क्या करना पड़ेगा, अपना जो कैश इन हैंड है या जो बैलेंस विद अदर बैंक्स है वहां से 1 करोड़ क्या होगा, आरबीआई में डालना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री होती है ऐसा, बैलेंस विथ आरबीआई टू कैश इन हैंड या टू बैलेंस विथ अदर बैंक। तो आपको आरबीआई में इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 1 करोड़ रुपीस ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, बैलेंस शीट बनाते समय तुम्हारा बैलेंस विद आरबीआई जो 3 करोड़ है ना, वो 1 करोड़ बढ़ के क्या होगा, 4 करोड़ हो जाएगा। और जहां से भी ट्रांसफर किया कैश इन हैंड या बैलेंस विद अदर बैंक से, वहां का बैलेंस 1 करोड़ से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट होता है। तो क्या बोला, एवरी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन 4% कैश रिजर्व रेशियो विद आरबीआई ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज मतलब वही जो पब्लिक से आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो 3 चीजें आ गई, एफडी आ गया, करंट अकाउंट आ गया और सेविंग अकाउंट आ गया। तो फिक्स डिपॉजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम लायबिलिटीज, एक टाइम पे वो लायबिलिटीज आएगी। जबकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है वो डिमांड लायबिलिटीज है, जब कस्टमर पैसा मांगेगा देना पड़ेगा। समझ में आया? तो जैसे मैंने आपको बोला कि डिमांड इन टाइम लायबिलिटीज 100 करोड़ है, बैलेंस विद आरबीआई कितना है, 3.2 करोड़ दिख रहा है। तो कैश बैलेंस विद आरबीआई रिक्वायर्ड कितना है, 100 करोड़ का 4% मतलब कितना होना चाहिए, 4 करोड़ होना चाहिए। तो आरबीआई के पास कितना होना चाहिए, 4 करोड़ होना चाहिए। पर बैंक का डिपॉजिट विद आरबीआई जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3.2 आ रहा है। तो मेरे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 0.8 करोड़ मतलब 80 लाख रुपए बैंक को कैश इन हैंड या बैलेंस विद अदर बैंक से आरबीआई में डालना पड़ेगा, जिसका अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या आता है, बैलेंस विद आरबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश इन हैंड और बैलेंस विद अदर बैंक। तो ये तो बढ़ जाएगा और ये बैलेंस शीट बनाते समय क्या होगा, कम हो जाएगा। और एसएलआर, इसका हालांकि बैलेंस शीट बनाते समय कोई अकाउंटिंग इंपैक्ट नहीं आता है। एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो हर बैंक को क्या अपने पास, जैसे कैश रिजर्व रेशियो तो
आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है, कैश डिपॉजिट कराना पड़ता है आरबीआई के पास। जबकि अगर मैं बात करूं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में, हर बैंक को अपने पास ही क्या होता है, लिक्विड एसेट्स मेंटेन करनी पड़ती है। कैश रिजर्व रेशियो में बच्चों पैसा आरबीआई के पास जमा होता है, वो आरबीआई के पास होता है, बैंक के पास अवेलेबल नहीं होता है। और जो अपन बात कर रहे हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है, बैंक को अपने पास लिक्विड एसेट्स मेंटेन करना पड़ता है। तो एट प्रेजेंट ये अभी फिलहाल 19.5% है। अब यार ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो इसका वैसे ही बैलेंस शीट बनाते समय कोई इंपैक्ट आता नहीं है। तो अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो क्वेश्चन खुद ही दे देगा, ठीक है। तो हर बैंक को क्या करना पड़ती है, अपना जो डिमांड लायबिलिटीज और टाइम लायबिलिटीज है उसका 19.5% लिक्विड एसेट्स उसके पास होना चाहिए। लिक्विड एसेट्स मतलब कैश इन हैंड, बैलेंस विद अदर बैंक। ध्यान रखना बैलेंस विद आरबीआई नहीं लेते हैं, ठीक है। मनी एट कॉल इन शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, ये सब आपकी लिक्विडिटी एसेट्स में आती है। समझ में आया। उसके बाद आता है बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट। तो बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट में अगर अपन बात करें तो एक बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट में दो चीजें इंक्लूड होती है, एक बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक उनके शेड्यूल। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और शेड्यूल, टोटल मिला के ये आता है। तो बैलेंस शीट में जैसे 1 से लेके 12 तक शेड्यूल्स हैं, फिर उसके बाद में 13, 14, 15, 16 ये शेड्यूल किसके हैं, पीएनएल के। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पीएनएल इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट तो काफ़ी टाइम से आया नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट का शेड्यूल भी इजी है, आप बैलेंस शीट का शेड्यूल खुद से देख सकते हैं। पीएनएल का शेड्यूल मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो जैसा अगर आपको याद हो ना, तो एक बैंकिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो शेड्यूल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बैंकिंग कंपनी का पीएनएल का जो फॉर्मेट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इनकम, सेकंड एक्सपेंस, थर्ड प्रॉफिट फॉर द पीरियड और फोर्थ एप्रोप्रिएशन। तो जब अगर बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड, तो ध्यान रखना पीएनएल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में इनकम है बेटा, सेकंड पार्ट में एक्सपेंस है, थर्ड पार्ट में प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड है और फोर्थ पार्ट में एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक शेड्यूल जो है ना, 1 से लेके 12 तक जो शेड्यूल हैं वो किसके हैं, बैलेंस शीट के हैं। 13, 14, 15, 16 ये शेड्यूल किसके हैं, पीएनएल के हैं। तो पीएनएल अगर आया तो आपको 13, 14, 15, 16 शेड्यूल बनाना पड़ेगा। चलो बच्चों, तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ फलाना बैंक फॉर द ईयर जो भी एंडेड है वो पर्टिकुलर है, शेड्यूल नंबर है और 2 अमाउंट के कॉलम है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में 2 कंपैरिजन के लिए हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज करंट ईयर का आएगा। इनकम में सोचो, बैंक का मेजर इनकम क्या है, इंटरेस्ट। तो इनकम में 2 ही चीजें हैं, इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम। समझ में आया। सॉरी, तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बैंक की इनकम को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। जो इंटरेस्ट इनकम है वो इंटरेस्ट में आएगी और जो इंटरेस्ट के अलावा अदर इनकम है वो अदर इनकम में आएगा, है ना। वेट, हाँ बच्चों, तो जो इनकम है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम, शेड्यूल नंबर 13 और 14। एक्सपेंसेस में भी अगर बात करूं तो मेजर एक्सपेंस क्या, इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फिर उसके बाद में प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज। समझ में आया, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज। और प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज के अंदर देख लेना क्या क्या आता है। जैसे आप पीबीडी बना रहे हो, वो परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग, सब स्टैंडर्ड पे जो पीबीडी बनाते हो वो पीबीडी, प्रोविजन फॉर टैक्स और सबसे इंपॉर्टेंट पीबीडी, प्रोविजन फॉर टैक्स और सबसे इंपॉर्टेंट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। याद है इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन के रूल में अपन ने बोला था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस।
अब मान लो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के हैं, उनकी मार्केट वैल्यू 9 करोड़ की है, तो रिडक्शन इन वैल्यू कितनी है? 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ के लिए लॉस प्रोविजन बन रहा है, इसलिए वो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहां पे आता है। तो जो पीबीडी बनाओगे, टैक्स का जो प्रोविजन है, और ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन पे जो लॉस है वो भी किसके अंदर आता है? प्रोविजन एंड कंटिजेंसी के अंदर आता है। तो बेटा इनकम में क्या आया? इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम, ठीक है, शेड्यूल नंबर 13 और 14। फिर एक्सपेंसेस में क्या आया? एक्सपेंसेस में आया इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना, इन दो के शेड्यूल है 15 और 16, दो इनकम के शेड्यूल है, दो एक्सपेंस के शेड्यूल है। फिर प्रोविजन का कोई शेड्यूल नहीं है, तो पीवीडी, प्रोविजन फॉर टैक्स और लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां पे आएगा, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट है करंट ईयर इनकम, तो करंट ईयर इनकम निकाल लो आप, इनकम माइनस एक्सपेंस। फिर प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड ले लो, ये हो गया। एप्रोप्रिएशन में, एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है वो भी कभी 20 होता है, कभी 25 होता है, तो 20% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ध्यान रखना करंट ईयर के प्रॉफिट का 20% हर बैंक को क्या होता है? स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। सुन रहे हो? हाँ 20 होता है, कभी 25 होता है, तो ठीक है 20% ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने क्या किया था जब पढ़ा था? एक सेकेंड यार, ठीक है। तो चौथा पार्ट जो है वो किसका बेटा? एप्रोप्रिएशन का है। तो करंट ईयर के प्रॉफिट का 20% आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ट्रांसफर टू अदर रिजर्व अगर क्वेश्चन बोल दे तो, फिर ट्रांसफर टू गवर्नमेंट या डिविडेंड जो भी कंपनी देती वो, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस शीट में आ जाता है। फिर उसके बाद शेड्यूल नंबर 13 जो है, शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न। अब थोड़ा सा फील करोगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट अर्न कहां से होता है? लोन्स एंड एडवांसेस से, बिल डिस्काउंटेड से, है ना, या इन्वेस्टमेंट किया उस पर इंटरेस्ट आता है, या कहीं आपने लोन दिया उस पर इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्ट आने के तीन ही, या तो पब्लिक को कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिए, या कोई इन्वेस्टमेंट है उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, सुन रहे हो, और या आपने कोई बोरोइंग्स किसी दूसरे बैंक को दी उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। तो पहला क्या होता है देखो, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या डिस्काउंट ऑन बिल। तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस निकालते समय ध्यान रखना कि जो भी इंटरेस्ट तुमको दिया है उसमें से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है वो माइनस करके उसकी जगह तुमको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो लेना पड़ेगा। इसी तरह से डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट में भी तुमको यही करना पड़ेगा। जो डिस्काउंट करेंट ईयर का है उसमें ओपनिंग रिबेट ऐड होगा और क्लोजिंग रिबेट क्या होगा? लेस होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये ऑलरेडी अपन ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करूं तो शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न में इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एंड डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई या अदर इंटर बैंकिंग फंड्स, इस पे इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। 14 अदर इनकम। अब बैंकों की अदर इनकम क्या होती है? तो उसमें सबसे पहले आता है कमीशन, लर्न करना पड़ेगा बेटा। तो कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। फिर उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, अदर एसेट्स जो भी है तुम्हारा। तो पहला क्या था? कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। दूसरा क्या है? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीसरा क्या है? प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। चौथा क्या है? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। फिर उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। ये 5 हो गए। छठा इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द सब्सिडी, फ्रॉम सब्सिडी कंपनी एंड अदर जॉइंट वेंचर्स। और लास्ट में मिसलेनियस इनकम। तो टोटल मिला के 7 पॉइंट्स है। फर्स्ट क्या था?
अदर इनकम में पहला क्या था? कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। सेकंड क्या था? सेकंड था तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। थर्ड था प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। फोर्थ है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। फिर उसके बाद में तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। फिर इनकम रिसीव बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडी एंड अदर जॉइंट वेंचर, और लास्ट में मिसलेनियस इनकम। फिर 15 में क्या? इंटरेस्ट है। तो बैंक इंटरेस्ट किस पे देती है? जो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, दो ही चीज़ों पे बैंक इंटरेस्ट देती है। फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे अपन ने बात की थी। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 12-13 पॉइंट होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब अदर देन इंटरेस्ट, वो एक्सपेंस जो बैंक को नॉर्मली डे टू डे रन करने के लिए एक्सपेंस करना पड़ता है। जैसे अपना प्रीमाइसेस होता है तो बैंक का भी प्रीमाइसेस होता है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयज को जो सैलरी वगैरह पेमेंट हुई है, फिर उसके बाद में रेंट, टैक्स एंड लाइटिंग, ठीक है। उसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, फिर डेप्रीसिएशन, डायरेक्टर फीस, फिर उसके बाद में ऑडिटर फीस, लोन चार्जेस, ये तीनों एक साथ आते हैं। फिर उसके बाद में पोस्टेज, 9 नंबर से जनरली टेलीफोन चालू होता है, तो 9 नंबर से वी कैन से कि टेलीफोन, टेलीग्राम, ये सब 9 में आता है। 10 रिपेयर से, जिसके लिए इंश्योरेंस होता है, और फिर अदर एक्सपेंस नंबर 12 है। तो ये बेसिकली जो है वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का शेड्यूल है। ठीक है। तो मैंने आपको उस वक्त भी ये समझाया था कि बैंक में काम कौन करता है? एम्प्लॉयज करते हैं, ठीक है। बैंक में काम कौन करता है? एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय कहाँ काम करते हैं? बिल्डिंग में काम करते हैं। उसके लिए अपने को क्या होता है? रेंट देना पड़ता है। वहाँ क्या होता है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होती है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी होता है। बैंक की एसेट्स पे क्या होता है? डेप्रिशिएशन होता है। तो ये आपको क्या होगा? लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। लर्न करना पड़ेगा बेटा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये तुम्हारी बैलेंस शीट के शेड्यूल्स हैं। तो नॉर्मल है, फॉर्मेट आपको मैंने लिखा रखा है, आप वहाँ से लर्न कर लेना। लोन्स एंड एडवांसेस वाला जो शेड्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी पूछ लेते हैं। तो शेड्यूल नंबर 9 जो है ना वो एडवांसेस के लिए, तो लोन्स एंड एडवांसेस जो बैंक देता है उनके लिए। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट, कैटेगरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो जैसे बैंक ने जो लोन्स एंड एडवांस दिए हैं तो उसमें पहला आता है बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। फिर उसके बाद आता है कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड लोन पेबल ऑन डिमांड। और एक होता है टर्म लोन। लोन पेबल ऑन डिमांड जब मतलब जब बैंक मांगेगी तब देंगे, और एक 5 साल 7 साल का लोन। तो लोन्स एंड एडवांसेस पहले 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, सेकंड कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड लोन पेबल ऑन डिमांड, और थर्ड हो गया टर्म लोन। फिर यही वो ही डिवाइडेड है किसमें? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में। तो इसमें क्या होता है? पहला सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स, फिर दूसरा क्या होता है? सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट और अदर बैंक्स, और फिर क्या है? अनसिक्योर्ड है। और इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया थर्ड पार्ट है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि शेड्यूल 9 बनाओ, तो शेड्यूल 9 के फर्स्ट पार्ट में कैटेगरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस है। तो बिल परचेज एंड डिस्काउंट पहला है, दूसरा कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट एंड लोन पेबल ऑन डिमांड, और तीसरा है लोन, टर्म लोन। और फिर वही डिवाइडेड है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में। तो सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स है ना, उसके लिए रियलाइजेशन वैल्यू लेना उस डेट की, फिर सिक्योर्ड बाय अदर बैंक और गवर्नमेंट, और उसके बाद में अनसिक्योर्ड, ठीक है। ये अपना रहता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा अभी चल रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो आरबीआई ने क्या किया? टाइम टू टाइम बहुत सारी कमिटीज बनाई, और बेसल कमेटी ने क्या किया? सजेस्ट किया कि एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 9%। कम से कम 9% कैपिटल एडिक्वेसी होना चाहिए। मतलब लॉसेस को कवर करने के लिए कम से कम बैंक का जो कैपिटल है ना वो 9% होना चाहिए। तो थोड़ा सा फील करोगे ना वर्ड पे, कैपिटल कितनी एडिक्वेट है। तो बोला कि जो लॉस एक्सपेक्टेड है आपको, बैंक में जितना लॉस एक्सपेक्टेड है उसका कम से कम 9% क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए।
तो कैपिटल जो है वो लॉसेस जो एक्सपेक्टेड हैं, जो रिस्क है उसका क्या होना चाहिए, 9% होना चाहिए। तो बेसल कमेटी ने क्या बोला, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एटलीस्ट 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला क्या बोला, कैपिटल फंड डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। तो तीन चीजें होती है, पहले आपको क्या करना पड़ता है, कैपिटल फंड निकालना पड़ता है, फिर रिस्क वेट एसेट्स निकालना पड़ता है, फिर इनको यूज करके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालते हैं। कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड को दो पार्ट में डिवाइड किया, टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल मतलब जो प्राइमरी कैपिटल है, जो लॉस बियर करने के लिए, जो लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे पहले अवेलेबल है। तो क्या बोला टीयर 1 कैपिटल में, इसको लर्न करना पड़ेगा। टीयर 1 कैपिटल में क्या बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस स्टैच्यूटरी रिजर्व, जो होता है ना वो हर साल के प्रॉफिट में से 20% ट्रांसफर करना पड़ता है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, रिसीव्ड इन कैश। ध्यान रखना वही कैपिटल रिजर्व लेना जो रिसीव्ड इन कैश है, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व मत ले लेना, ठीक है। उसमें से आप क्या करो, इंटेंजिबल एसेट्स माइनस कर दो और जो लॉसेस अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं किए वो माइनस कर दो। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है, ये जो है ना ये इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस स्टैच्यूटरी रिजर्व प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस रेवेन्यू रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना, क्योंकि सिर्फ वही लेना है जो रिसीव्ड इन कैश है, ठीक है। उसमें से इंटेंजिबल एसेट जो है, इंटेंजिबल एसेट जो है वो माइनस कर दो, और जो फिक्टिशियस एसेट्स अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुई वो माइनस कर दो। दिस इज नॉन एज टीयर 1 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल में बात करें तो टीयर 2 कैपिटल मतलब प्रेफरेंस शेयर हो गया। तो क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टीयर 2 में आती है, और रिवैल्यूएशन रिजर्व को डिस्काउंटेड वैल्यू पे लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का 55% डिस्काउंट करना है, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व का 45% लेना है, मतलब 100 रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो 45% लेना है, ठीक है। और टीयर 2 कैपिटल में दो चीजें अपन ने बोला, एक तो क्या बोला, प्रेफरेंशियल कैपिटल, एक रिवैल्यूएशन रिजर्व का 45%। वो रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्यूचर में रिसीव होता है, तो टाइम वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आज हम लोग उसका क्या करते हैं, 45% ले लेते हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट रिजर्व वो लेना है, बाकी कभी मिलेगा नहीं आपको इन्वेस्टमेंट रिजर्व। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कि टीयर 2 का जो कैपिटल है वो टीयर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अमाउंट ऑफ टीयर 2 कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ टीयर 1 कैपिटल। बेस्ट एग्जांपल है, टीयर 1 कैपिटल 100 है, टीयर 2 80 है, तो कैपिटल फंड 180 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर टीयर 1 कैपिटल 100 है और टीयर 2 120 है, तो मैं 120 नहीं ले सकता। तो उस केस में कैपिटल फंड क्या होगा, टीयर 1 100 और टीयर 2 भी 120 के बजाय 100 ही आएगा, फिर कैपिटल फंड 200 आएगा। समझ में आया। और रिस्क वेटेड एसेट्स की जहां तक मैं बात करूं, रिस्क वेटेड एसेट्स के लिए फिक्स है कि हर एसेट्स का कितना कितना रिस्क है। चलो यहां से देख सकते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स देखो, रिस्क वेटेड एसेट्स की अगर अपन बात करें तो जो बैलेंस शीट में एसेट्स का सीक्वेंस है ना, उसी सीक्वेंस में ये रिस्क वेटेड एसेट्स है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले लिखवा चुका हूं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो रिस्क वेटेड एसेट्स में जैसे बैलेंस शीट में जो सीक्वेंस है, अब जिसमें रिस्क नहीं है तो उस पर 0% है, बाकी 100% तक है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई पे रिस्क नहीं होती है, इसलिए उसका रिस्क वेट 0 है। तो रिस्क वेटेड एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स के अमाउंट पे रिस्क वेट लगाना होता है। तो एसेट्स के अमाउंट को रिस्क वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, फिर उसका सम करना पड़ता है, विच इज नोन एज रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो कैश इन हैंड और बैलेंस विद आरबीआई पे कोई रिस्क नहीं है, इसलिए उस पर रिस्क वेट 0 है, ठीक है। बैलेंस इन करंट अकाउंट विद अदर बैंक्स,
बैलेंस इन करंट अकाउंट विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस पे कितना परसेंट है? 20% है। कोई लॉजिक नहीं है, लर्न करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कोई रिस्क नहीं है, इसलिए उसका रिस्क वेट कितना है? 0% है। अदर इन्वेस्टमेंट पे कितना है? 100 है। अदर इन्वेस्टमेंट पे 100 है। समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, लर्न करना पड़ेगा। लोन्स एंड एडवांसेस गारंटीड बाय गवर्नमेंट है तो उस पर 0 है, कोई रिस्क नहीं है। अदर लोन्स एंड एडवांसेस पे कितना है? 100% है। बैंक प्रीमाइसेस वगैरह हैं उन पे 100% है। ऑल ऑफ बैलेंस शीट आइटम, मतलब जो बैलेंस शीट के बाहर एज ए कंटीजेंट लाइबिलिटीज उन पे कितना है? 100% है। नॉन फंडेड एक्सपोजर रियल एस्टेट पे 150, इसका ध्यान रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में 1-2 बार आया हुआ है। बैंक स्टाफ के जो एडवांसेज हैं, जो उनकी सैलरी के अगेंस्ट में क्या है? सिक्योर्ड है, उस पर कितना परसेंट है? 20% है। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में 1 बार आया हुआ है। समझ में आया? बस आपको क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल फंड निकालना है, फिर आपको रिस्क वेटेड एसेट्स निकालना है। तो रिस्क वेटेड एसेट्स के लिए क्या होगा? एसेट्स का नाम, उसका अमाउंट और उसके सामने उसका रिस्क वेट। तो ये जो रिस्क वेट है ना, जनरली 0 है या 20% है या 100% है, और एक केस में ये 150% है। तो 0 या आप तो कैटेगराइज कर सकते हो किस किस पे 0 है, किस पे 20 है, किस पे 100 है और किस पे 150 है। बाकी लर्न करना पड़ेगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप नेम ऑफ एसेट्स लिख दो, फिर उसका अमाउंट लिख दो, फिर उसका जो रिस्क वेट है वो लिख दो, और फिर इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल दो। ये बेसिकली सीआरआर में यूज होता है। और अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 9% से कम है तो आपको कमेंट करना पड़ता है कि बैंक ने जो है वो एडिक्वेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन नहीं किया या किया है। तो मैंने बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अलावा एक बार फास्ट रिवीजन ले लिया, तो ये आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल हो। तो पर ये उन्हीं के लिए यूज़फुल है जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है बेटा, ओके, चलो बाय बाय। इसके बाद मैं एफएम का रिवीजन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके। अभी फिलहाल आप एडवांस अकाउंट्स के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, यूट्यूब पे हैं। ओके, बाय बाय।